नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। वॉइस ऑफ बुद्धा यूट्यूब चैनल पर आप सभी धम्म प्रेमियों का फिर से हार्दिक हार्दिक स्वागत। सभी धम्म प्रेमी उपासक उपासिका, सबसे पहले आप सबको वर्षवास की शुभकामना देता हूं। और आज अभिधम्म पिटक की श्रृंखला में आज महत्वपूर्ण श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ये श्रृंखला उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो साधक है, जो बुद्ध धम्म का ज्ञान अर्जित करने में रुचि रखते हैं और धम्म को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है अभिधम्म पिटक के तीसरे खंड का, जिसका नाम है धातु कथा। धातु कथा, इसका उद्देश्य अलग अलग धम्म समूह को आपस में जोड़कर स्पष्ट करना कि कौन सा धम्म किस श्रेणी में आता है और किस श्रेणी में नहीं आता। तो फिर विस्तार पूर्वक जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं धातु कथा की ओर। धातु कथा का अर्थ है धातु के विषय में कथन या विवेचन, या फिर धातु केवल भौतिक तत्व नहीं है, बल्कि वे मूल वर्ग है जिसमें चित्त, चैतसिक, रूप और निर्वाण संबंधित धम्मों का गहन विश्लेषण किया जाता है। धातु कथा ये ग्रंथ, इसमें करीब करीब 14 अध्याय को वर्गीकृत किया गया है, विभाजित किया गया है और इसके मूल पाठ में विविध नई विश्लेषण पद्धतियां मिलती है। मूल पाठ के मुख्य रूप से हमें 4 नई विश्लेषणात्मक बातें सीखने को मिलती है, ग्रहण करने को मिलती है, जिसे हम पाली में कह सकते हैं संगह, असंगह, संगहितेन असंगहितं, असंगहितेन असंगहित, असंगहितेन असंगहित। इन 4 विश्लेषण बातों का गहन अध्ययन हमको करने को मिलता है और ये सिर्फ आपको धातु कथा में ही इसमें जान पाओगे, समझ पाओगे। धातु कथा का संपूर्ण केंद्र बिंदु है दिखाना, यानी हर चीज को सूक्ष्म से सूक्ष्म तरीके से देखना। उदाहरण के तौर पर स्कंद क्या है, आयतन क्या है, धातु क्या है, सत्य क्या है, इंद्रिय क्या है और प्रतीत्य समुत्पाद एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हुए। उदाहरण के लिए मूल पाठ में या फिर मूल खंड में 18 धातुओं, 12 आयतनों, 5 स्कंदों, 4 आर्य सत्य और 22 इंद्रियों को 12 निधान
प्रतीत्य समुत्पाद का बार बार तुलनात्मक विश्लेषण मिलता है। अगर हम सबसे पहले 5 स्कंद की बात करें, जिसे पाली में पंच स्कंद कहते हैं। उसका पहला स्कंद है रूप, जिसे हम पिछले एपिसोड में भी जान चुके हैं, मगर यह और गंभीरतापूर्वक जानने की कोशिश करेंगे। रूप यानी शरीर, तो शरीर का भौतिक तत्व जो भी भौतिक है। अब भौतिक तत्व क्या है? शरीर के भौतिक तत्व है आंख, कान आदि इंद्रिय। अब इसमें आंतरिक भौतिक तत्व भी है और बाह्य भौतिक तत्व भी है। फिर दूसरा स्कंद हम लेते हैं वेदना, यानी अनुभूति, फीलिंग, अनुभव। तो हमें अनुभव करना होता है, अनुभव को महसूस करना होता है। सुखद अनुभव क्या है, दुखद अनुभव क्या है, ना सुख ना दुख का अनुभव क्या है, और उदासीनता क्या है, और ये कैसे महसूस हो रहा है, ये हमें बताता है। संज्ञा, पहचानना, परसेप्शंस, चीजों को पहचानना, रंग पहचानना, आवाज पहचानना, नाम रूप को पहचानना, ये क्या है, क्या बताता है, इसका ज्ञान धातुकथा में मिलता है। संस्कार, मानसिक संरचनाएं, मन के भीतर बनने वाले अच्छे विचार बुरे विचार की प्रतिक्रिया, इच्छाएं, डिजायर, संकल्प, इंटेंशंस, भावनाएं, इमोशंस, और ये प्रतिक्रिया और कर्म बनाता है। और हम अंत में आते हैं विज्ञान। विज्ञान यानी चेतना, कॉन्शसनेस, जानने की शक्ति, देखना, आइज कॉन्शसनेस, सूचना, ईयर कॉन्शसनेस, सोचना, माइंड कॉन्शसनेस, ये जानने की प्रक्रिया। अब हम आगे बढ़े। अनुभव कैसे बनता है? सिंपल, जब कोई वस्तु सामने आती है, उदाहरण के तौर पर रूप, ऑब्जेक्ट, बॉडी, विज्ञान, चेतना उत्पन्न होती है, जैसे कि देखना, सुख दुख महसूस होता है। संज्ञा, पहचान उत्पन्न होती है, संस्कार की प्रतिक्रिया बनाती है। आसान उदाहरण पर समझे, आपने आम देखा, रूप प्लस आम यानी विज्ञान, आपने देखा। वेदना, अच्छा लगा यानी सुखद वेदना। संज्ञा, ये आम है, आपने पहचान लिया। संस्कार, खाने की इच्छा हुई यानी डिजायर। पंच स्कंद मिलकर ही हमारा अनुभव बनते हैं। मैं नाम की वैसी तो कोई भी चीज बुद्धिज्म में आपको स्थायी तौर पर नहीं मिलती, बल्कि ये 5 प्रक्रियाओं का समूह है। अब हम बौद्ध दर्शन के आयतन के ऊपर में बात करें तो आयतन का अर्थ है ये क्षेत्र या आधार जहां ज्ञान एक्सपीरियंस उत्पन्न होता है। इन्हें हम कुल 12 भागों में बांट कर देखते हैं। अब ये 12 भाग किस तरह से रहेंगे, जिसे हम कह सकते हैं कि आंतरिक इंद्रियां और 6 बाह्य इंद्रियां। अगर हम इसको 12 भागों में बांटते हैं तो 6 आंतरिक इंद्रियां और 6 बाह्य विशेष के। अब आंतरिक आयतन 6 किस प्रकार के हैं?
उदाहरण के तौर पे इसको समझने की कोशिश करें। ये हमारे अंदर मौजूद ज्ञान को प्राप्त करने का साधन है। जैसे कि आँख, चक्षु, तो आँख से हम देखते हैं, यानी आँख हमारी देखने के लिए है। कान, श्रोत, यानी कान हमारे सुनने के लिए है। नाक यानी घ्राण सूंघने के लिए। जीभ, रसना स्वाद के लिए। शरीर, काया स्पर्श के लिए। मन, विचार, कल्पना के लिए। इनको हम अंग्रेजी में रिसीवर भी कह सकते हैं, ग्रहण करने वाले धातु। ये ग्रहण करने वाले धातु है। अब बाह्य आयतन जो 6 विषयों पर है, ये वो चीजें हैं जिन्हें हम अनुभव कर सकते हैं। रूप, फॉर्म जो दिखता है। शब्द जो सुनाई देता है। गंध जो सूंघा जाता है। रस जो चखा जाता है। स्पर्श जो महसूस होता है। यानी हम इसे धम्म विचार या फिर मेंटल ऑब्जेक्ट की सोच में रख सकते हैं, जो इनको ऑब्जेक्ट वस्तु कह सकते हैं। ज्ञान एक्सपीरियंस कैसे बनता है, अनुभव कैसे बनता है? जब इंद्रिया प्लस विषय मिलते हैं तब चेतना यानी कॉन्शसनेस उत्पन्न होती है। उदाहरण के तौर पर फिर समझे, आंख प्लस रूप देखने की चेतना, कान प्लस शब्द यानी सुनने की चेतना, मन विचार इज इक्वल टू सोचने की चेतना। यही प्रक्रिया, इसी प्रक्रिया को हम अनुभव कहते हैं। आंख इंद्रिय प्लस फुल यानी देखने की चेतना उत्पन्न होना। फिर वेदना, अच्छा लगता है, बुरा लगता है। संज्ञा यानी ये गुलाब है, आपने पहचाना है, आप पहचानते हैं, आप जानते हैं। संस्कार, उसे तोड़ने या सूंघने की इच्छा होती है, यानी डिजायर। डिजायर भी काफी प्रकार की है। महत्व क्यों है? ये बात है कि ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है। मैं देख रहा हूं कि जगह प्रक्रिया चल रही है। ये अहंकार युगों को समझने में मदद करता है कि मैं देख रहा हूं कि जगह प्रक्रिया चलती है। ये अहंकार युगों को समझने की मदद करता है। आयतन का अनुभव का द्वार, गेटवे ऑफ द एक्सपीरियंसेस। इंद्रिया प्लस विषय मिलकर ही पूरा संस्कार बनते हैं। जरूर अभी हम ये सोचेंगे, 14 अध्ययन का अगर हमने एक एक रूप से जानने की कोशिश करें, उसे समझने की कोशिश करके 14 अध्याय में किस किस प्रकार कौन से धातु कार्य करते हैं, स्कंद का कार्य क्या है, आयतन का कार्य क्या है, इसे हम पहले अध्याय में अगर हम सोचें, पहला अध्याय में यह बताता है कि कोई भी धम्म कितने स्कंदों, आयतनों और धातुओं में शामिल है, यानी धम्म का आधारभूत होता है। सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि कोई भी धम्म कहाँ रखा जाएगा, तभी उसका सही बोध होगा।
दूसरे अध्याय में हम ये जानने की कोशिश करते हैं संबंध और असंबंध की परीक्षा होती है। संबंध और असंबंध की परीक्षा होती है, ये दूसरे अध्याय में हमको जानने को मिलता है। अब कौन सा धम्म किसी दूसरे धम्म के साथ जुड़ता है और कौन सा उसे अलग करता है, ये यहां देखा जाता है, यानी दूसरे अध्याय में। जैसे कि उदाहरण के तौर पे समझे, नदी की धारा और किनारा अलग है, वैसे ही धम्म के संबंध में भेद और भेद को समझना चाहिए। तीसरा अध्याय धम्मों के बीच की तुलना और गहराई से किस तरह से की जाती है, इसका हमें ज्ञान देता है। यह यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी धम्म किसी वर्ग में आता है, किस वर्ग में आता है और किस वर्ग में नहीं आता है, इसका हमें ज्ञान तीसरे अध्याय में देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पे जाने, सही ज्ञान वही है जो वस्तु को उसी की जगह पर पहचान ले, उसी की जगह पर। चौथा अध्याय में हमें विश्लेषण और सूक्ष्म देखने की, बनाने की, जानने की व्यवस्था या फिर एक ज्ञान, ये हमको चौथा अध्याय में देखने को मिलता है। यह सामने दिखने वाले धम्मों के भीतर का अंतर समझाया जाता है, उसका ज्ञान किया जाता है। यानी उदाहरण के तौर पे समझे, सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि सबको एक जैसी देखती है, लेकिन धम्म की दृष्टि का अंतर को अलग रखती है, अलग पकड़ रखती है। ये चौथे अध्याय में सूक्ष्म तरीके से, यानी उदाहरण के तौर पे हम कहे कि कोई चीज हमारे पास में नहीं थी, वहां पे दो लोग थे और सडनली वहां से वो चीज निकल गई। अगर हमारी सम्यक दृष्टि ना हो तो हम मिथ्या दृष्टि के माध्यम से जो हमारे सामने थे या हमारे बीच में थे, उन्हें हम चोर भी कह सकते हैं, मगर सम्यक दृष्टि से देखें तो शायद वो चोर नहीं है। पांचवा अध्याय धम्म के अनेक पक्षों को या फिर धम्म के अनेक पक्षों की जांच की जाती है। इस अध्याय में यह बताया जाता है कि कोई भी धम्म अलग अलग संदर्भ से अलग तरह से समझा जा सकता है। अलग अलग संदर्भ को, धम्मों को अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम पंचशील लेते हैं और पंचशील में हम बोलते हैं पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। इसको आम पब्लिक के बीच में एक धारणा है कि मैं कभी किसी की जीव हत्या नहीं करूंगा। अब हमने इसे एक अलग संदर्भ में देखना है, मगर पांचवा अध्याय हमें और गंभीरता की ओर लेके जाता है। पाना यानी हमारे प्राण, हमारी श्वासों की गति। जब हमें गुस्सा आता है या उदासीनता हो जाती है तो हमारे श्वासों की गति स्वाभाविक लय से भटक जाती है, या फिर तेज हो जाती है, या फिर मध्यम हो जाती है, या फिर बहुत धीमी हो जाती है। जब हमारी स्वाभाविक गति से हमारी सांसों की गति भटक जाती है तो उस समय हम किसी और का नहीं, सबसे पहले कत्ल हम अपने आप का करते, अपने प्राणों का करते हैं। तो ये पांचवें अध्याय में आपको जानने को मिलता है। छठा अध्याय में आपको तुलना पद्धति और इसे किस तरह से विकसित करना, इसके बारे में आपको ज्ञान देता है। धम्मों को जोड़कर और
अलग करके देखने की विधि या तरीका इस छठे अध्याय में स्पष्ट हो जाता है। जो जोड़ना जानता है वही सही विभाजन भी कर सकता है। अगर जिसे जोड़ना ही नहीं आता तो वो विभाजन भी नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पर 7वें अध्याय में हमें धम्म की प्रकृति, उनका कार्य, उनका स्थान समझाया जाता है। उदाहरण के तौर पर नाम से कम, काम से अधिक पहचान होती है। नाम से कम और काम से अधिक पहचान होती है, इसीलिए कार्य यानी बुद्ध का सिद्धांत ही कार्यकारी सिद्धांत है, कर्म विपाक सिद्धांत। तो हम अपने कार्य को, कुशल कार्य को हम हमेशा करने की कोशिश करें और कुशल कार्य से ही हमारी पहचान होगी। 8वां अध्याय है धम्म को सूक्ष्म भेदों से सामने लाया जाता है। ये या फिर यह साधारण लगने वाली विषय भी अधिक स्पष्ट और वैज्ञानिक रूप से देखना होता है, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से। यानी उदाहरण के तौर पे हमें सूक्ष्मता के ज्ञान की परीक्षा देना होता है, सूक्ष्मता की। जैसे हम 10वीं में 12वीं में हम कभी साइंस का प्रैक्टिकल करते हैं तो हम कुछ जीवाणु को माइक्रोस्कोप से सूक्ष्म तरीके से देखते हैं तो उसमें भी काफ़ी कीटाणु होते हैं, काफ़ी कीटाणु दिखते हैं। उसी तरह से हमें भी 8वें अध्याय में धम्म के भेदों को माइक्रोस्कोप की तरह सूक्ष्म तरीके से वैज्ञानिक तौर से हमें देखना है। ये ज्ञान हमें 8वें अध्याय में मिलता है। 9वां अध्याय जो अध्याय से वर्गीकरण की पुष्टि करता है, ये बताता है कि कौन सा धम्म किस श्रेणी में स्थिर है। जिस श्रेणी में बोध हो गया है उसे अर्थबोध होने लगता है। हम, आप, मनुष्य, मानव प्राणी यानी इस भूतल पे जिन जिन लोगों ने जन्म लिया है वो कौन सी श्रेणी में है, इसका भी बोध हमें 9वें अध्याय से हमें करने को मिलता है। यानी हम इसका ज्ञान यहां से ले सकते हैं। 10वां अध्याय, अब इस अध्याय में हमें छोटे छोटे अंतरों को पुनः अध्ययन किया जाता है और विचार और परिष्कृत भी करते हैं। यानी छोटा अंतर भी बड़े सत्य की चाबी बन सकता है। कहते हैं ना कि एक छोटा सा एविडेंस भी किसी गुनहगार को उसकी गुनहगारी साबित करने के लिए काफी है। तो उसी तरह से छोटे छोटे धम्म के, धातु के अंतर को एक बड़े सत्यता की ओर हम लेके जा सकते हैं। 11वां अध्याय यानी संबंधों की पुनः परीक्षा होती है। यहां यह बताया जाता है कि किस धम्म को समझने के लिए उसके साथ जुड़े दूसरे धम्मों को भी जानना चाहिए। अकेला धम्म नहीं, उसका संबंध भी समझे कि कहां से उत्पन्न हुआ, किस तरह से उत्पन्न हुआ, किस कारणवश उत्पन्न हुआ, तब जाके हमें ये संबंध की पुण्य परीक्षा की परिकाष्ठा के ऊपर में हम खरे उतर सकते हैं। 12वां अध्याय यानी सीमा और प्रायोजन पर केंद्रित है।
किस धम्म को कहाँ तक लिया जाए, कहाँ रोका जाए, ये स्पष्ट किया जाता है। सीमा जानना और विवेक का आरंभ है। 13वां अध्याय पूरे गहराई तक लेके जाता है। यहाँ पे आपको प्रश्न उत्तर की विविधता यानी वस्तु तौर पर हम उसके भीतर उतर कर देख सकते हैं, जान सकते हैं। प्रश्न, ये चीज क्यों बनी, प्रश्न, उसके पीछे कारण क्या था, प्रश्न, उसके कारणों का कारण क्या था, तब जाके उसका हमें गंभीरता पूर्ण उत्तर मिलेगा। 15वां अध्याय यानी 14वां अध्याय पूरा ग्रंथ यानी धातु कथा को समेटा जाता है। पहले से सभी विश्लेषण एक साथ जुड़कर धातु कथा का पूर्ण अर्थबोध बताते हैं। यह अंतिम अध्याय केवल अंत नहीं है, या 14वां अध्याय इस पूरे ज्ञान का अंत नहीं है। पूरे ज्ञान का ये एक प्रकारे हिमालय है। अब जब तक हम इसे नहीं जानेंगे तब तक हम इसे नहीं समझ पाएंगे। बहुत जरूरी है, जब तक हम स्कंद को नहीं जानेंगे, जब तक हम आयतन को नहीं जानेंगे, जब तक हम कर्म विपाक सिद्धांत को नहीं समझेंगे, जब तक हम अध्याय को नहीं जानेंगे, तब तक हम दुखों के सागर में भटकते रहेंगे। दुखों के सागर से कभी भी हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। अभी अभी आप सभी के लिए और पूरे देशवासियों के लिए एक घटना उत्पन्न हुई थी, जिसे CJP इस नाम से जाना जाता है, और काफी बड़ा बदलाव देश में देखने को मिला है। तो वो एक दिन का नहीं है। ये गाथाएं कहीं ना कहीं बन रही थी, और इसका एक कारण बन गया है। कि कारण क्या, धम्म से जुड़ी बातें हैं। हमने सुना, किसी ने हमें कॉकरोच कहा, तो हमने सुना और एक आंदोलन तैयार हो गया। इमोशंस, और वो इमोशंस के माध्यम से ये पढ़ा, तो इमोशंस, तो ये धम्म में ये सारी बातें आती है। तो धम्म हमको जानना चाहिए। द्वेष, ईर्ष्या, निंदा, ये दुख का कारण भी तो है। मैत्री, करुणा, मुदिता, ये सुख का कारण भी तो है। तो ये धातु कथाएं हमें इस तरह का ज्ञान हमें देती है। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी भाषा शैली समझ में आती होगी। संक्षिप्त में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि हम धीरे धीरे आगे जाए और फिर इसके एक एक स्कंद के बारे में, एक एक आयतन के बारे में, एक एक षडायतन के बारे में, 6 इंद्रियों के बारे में, आंतरिक इंद्रिय, बाह्य इंद्रिय के बारे में फिर हम एक एक शब्द और आगे लेंगे। आज के लिए आप सभी को इतना ही। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संगाय। फिर एक बार मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। जो आने वाला वीडियो रहेगा वो अभिधम्म पिटक के 4थे खंड के ऊपर में रहेगा। तो निश्चित तौर पे जो दर्शक हमें देखते हैं, सुनते हैं, तो वह हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए राह देके जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संगाय।